हेलो एवरीवन, इट्स मी स्नेहा सिंह एंड वेलकम टू प्रिपरेशन भी, जहां आपको टीचिंग रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं फ्रॉम सीडीपी लैंग्वेज टू एनी सब्जेक्ट, साइंस, ज्योग्राफी, मैथ, सब कुछ। इसलिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप एक भी बेनिफिशियल वीडियो से वंचित ना रहें। इस वीडियो में हम देखेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, समावेशी शिक्षा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, सृजनात्मक प्रतिभावान, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये टॉपिक हमने ऑलरेडी किया है, ये पेपर 1 और 2 दोनों के लिए ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हमने पहले वीडियो में किया था डिसएडवांटेज चाइल्ड लर्निंग डिफ़िकल्टी, वंचित छात्र और अधिगम अक्षमता वाले छात्र, और इंक्लूजन का मतलब समझा था, उसकी हिस्ट्री देखी थी। इस वीडियो में हम देखेंगे टैलेंटेड, क्रिएटिव एंड स्पेशली एबल्ड, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टैलेंटेड लर्नर्स या फिर प्रतिभावान विद्यार्थी या अधिगमकर्ता। तो ये टैलेंटेड लर्नर्स क्या होते हैं? ऐसे बच्चे, ऐसे लोग जिनमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी होती है, कोई एक विशेष प्रतिभा होती है किसी एक क्षेत्र में, तो उन्हें कहते हैं टैलेंटेड लर्नर्स। जैसे कि किसी के अंदर सिंगिंग का टैलेंट हो गया, कोई बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब देखते हैं कि तो हेरिडिटी या एनवायरनमेंट रीज़न होता है किसी भी प्रतिभा का, किसी भी टैलेंट का। तो मतलब उनके माता पिता द्वारा उनको कोई जीन मिले हैं जिससे वो टैलेंटेड हैं, और उसके साथ साथ उनका जो एनवायरनमेंट है, उनका जो माहौल है वो बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से उनका टैलेंट बढ़ रहा है या उसका विकास हो रहा है। किसी भी टैलेंट को टेस्ट करने के लिए बहुत अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं। तो इससे आप जान सकते हो कि उसमें किसी बच्चे में किस प्रकार की प्रतिभा है। और फिर हमें क्या करना चाहिए एज अ टीचर? हमें उन्हें स्पेस देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि उनकी प्रतिभा का विकास हो सके, उनके टैलेंट का डेवलपमेंट हो, और हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। हम समझो किसी बच्चे के अंदर कोई ऐसी प्रतिभा है, कोई ऐसा टैलेंट है जो आपको ना पसंद हो, तो ऐसा नहीं करना है कि आप उसे डिस्करेज करो, हतोत्साहित करो। आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और हमें उसे एनवायरनमेंट देना है, हमें उसे ऐसा माहौल देना है कि उसकी प्रतिभा का विकास हो सके, उसे अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो एक्सप्रेस कर सके खुद को। ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं ऐसे बच्चों के लिए? ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल पर्सन्स को बुलाया जा सकता है। समझो कोई अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है आपके क्लास में, तो आप किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके आसपास कोई रहता हो तो उसे बुला सकते हैं स्कूल में बच्चों को गाइड करने के लिए। ठीक है। तो ये था टैलेंटेड लर्नर से रिलेटेड। अब आगे देखते हैं क्रिएटिव लर्नर या फिर सृजनात्मक विद्यार्थी या अधिगमकर्ता। तो इनकी क्या खासियत होती है कि ये डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं। डाइवर्जेंट थिंकर मतलब अपसारी चिंतक होते हैं। अपसारी का मतलब होता है ऐसे बच्चे, ऐसे लोग जिनको कोई आप क्वेश्चन दोगे ना, तो वो उस क्वेश्चन को हल करने के बहुत सारे तरीके ढूंढेंगे, तो उनको कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है। तो अब क्या है आगे? स्पेशल काइंड ऑफ थिंकिंग होती है, गोल ओरिएंटेड होती है, और वो जो सोचते हैं वो किसी गोल को लेके सोचते हैं कि मैं इस कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे निकालूं। सिर्फ फैंटेसी में नहीं होते, सिर्फ ख्यालों में खोए हुए नहीं रहते हैं, फालतू की चीज़ें सोचते भी हैं, मगर उनकी जो थिंकिंग होती है वो गोल ओरिएंटेड होती है। वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचते हैं ज़्यादातर। और एक खास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनके पास ओरिजिनल आइडियाज़ होते हैं, कॉपी नहीं करते हैं, ओरिजिनल आइडियाज़ हैं, तो ही हम उसे कहेंगे कि वो सृजनात्मक विद्यार्थी है। और क्या खासियत होती है कि वो इन्वेंट करते हैं, किसी भी चीज़ की खोज करते हैं, इनोवेट करते हैं। जैसे साइंटिस्ट हो गए, तो वो सब क्या है? क्रिएटिव थिंकर्स हैं, क्रिएटिव लर्नर्स हैं, और इनोवेट करते हैं सो दैट द वैल्यू और द ब्यूटी इज़ एनहांस्ड। मतलब कि वो कोई भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो उस सोच से क्या होगा? उस चीज़ का महत्व बढ़ेगा, उसकी खूबसूरती बढ़ेगी। ठीक है। तो इस चीज़ के लिए सोचते हैं, सिर्फ इडल नहीं सोचते, फालतू नहीं सोचते हैं। ऐसा सोचते हैं कि उससे किसी चीज़ का महत्व बढ़े, उसकी ब्यूटी बढ़े। और हमें ऐसे बच्चों के साथ क्या करना चाहिए? स्पेस देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। सेम चीज़ है एज टैलेंटेड लर्नर्स। एंड एक्सप्रेशन का मौका देना चाहिए उन्हें। और हमें क्या देना है? स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट देना। स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट मतलब उन्हें ऐसा माहौल देना है क्लास में कि उनकी जो क्रिएटिविटी है वो डेवलप हो सके, उनकी जो सृजनात्मकता है उसका विकास हो।
ठीक है। और क्या करना है, उन्हें ब्रेनस्टॉर्मिंग का मौका देना है, मतलब ऐसी सिचुएशंस के बारे में बताना है जिसके बारे में वो सोच के हल निकालें, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस देनी है। कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम उनके सामने रखनी है जिसका सोल्यूशन उनसे पूछना है ताकि उनकी क्रिएटिविटी बढ़े। और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है। समझो कोई क्रिएटिव विद्यार्थी है, ठीक है, तो उससे आपने कोई प्रॉब्लम दी सॉल्व करने के लिए, तो उसने उस प्रॉब्लम का सल्यूशन लेके आया, तो आप उससे बोलोगे कि इसको क्या हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से या फिर तुमने जो किया है वो पूरी तरीके से सही नहीं है, तो क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो गया। मतलब आप उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उससे थोड़ा गलत तो कह रहे हो, मगर उससे क्या होगा, उसका विकास होगा। और क्या करना है, हमें कभी भी, ये बात तो ध्यान ही रखें कि हमें कभी भी बच्चों को लेबल नहीं करना होता है। किसी भी प्रकार के बच्चे हों, हमें लेबल नहीं करना है कि ये बहुत क्रिएटिव है या फिर ये बहुत टैलेंटेड है। किसी भी बच्चों को हमें लेबल नहीं करना होता है, वर्गीकृत कभी भी नहीं करना होता है एज अ टीचर। अब नेक्स्ट देखते हैं स्पेशली एबल्ड या फिर डिफरेंटली एबल्ड, अशक्त अधिगमकर्ता, इनकी खासियत क्या होती है और क्या होते हैं ये, और हमें क्या करना चाहिए। तो फिर ऐसे बच्चे या फिर ऐसे लोग जिनके पास कोई फंक्शनल लिमिटेशन हो, कार्य करने में जो असक्षम हो, कोई भी कार्य करने में जो असक्षम हो, उन्हें हम कहेंगे स्पेशली एबल्ड विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर एक्टिविटी। मतलब कोई एक काम करने में वो असक्षम है या फिर पूरी तरीके से सक्षम नहीं है, तो उन्हें हम कहेंगे स्पेशली एबल्ड, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग है, इसमें जो स्पेशली एबल्ड में कई प्रकार की स्पेशली एबल्ड बच्चे होते हैं, तो उसमें जो दो मेन है वो क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड फिजिकल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसे हम पहले मेंटल रिटार्डेशन भी कहते थे, तो उसमें क्या होता है, ऐसे बच्चे जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, उनको समझने में किसी चीज़ को बहुत दिक्कत होती है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होती है, और उनका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो बहुत डिलेड होता है। मतलब ऐसे बच्चे चलना, बोलना और बात करना, समझना, ये सारी चीज़ें बहुत देरी से सीखते हैं, उसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। फिर आता है फिज़िकल डिसेबिलिटी। फिज़िकल डिसेबिलिटी मीन्स किसी भी तरीके से वो अगर असमर्थ हैं कोई काम करने में, तो उसे हम कहेंगे फिज़िकल डिसेबिलिटी। एंड हमें क्या करना है एज ए टीचर, कभी भी उन्हें पिटी का एटीट्यूड शो नहीं करना है, कभी भी उन पर दया रखनी है उनके प्रति, मगर उनको दिखाना नहीं है कि तुम डिसेबल हो तो इसीलिए ये दया है तुम्हारे लिए, ऐसा कभी करना नहीं है हमें। एंड बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ पोटेंशियल टू लर्न, और ये बात का ध्यान रखना है कि हर एक बच्चे के अंदर सीखने की क्षमता होती है। एज ए टीचर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और क्या करना है, एक्स्ट्रा टाइम देना है। अगर एग्ज़ाम्स या फिर कोई भी चीज़ हो गया, टेस्ट हो गया, असेसमेंट हो गया, तो उसमें हमें ऐसे बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देना है, ठीक है। अब देखते हैं इम्पेयर्ड लर्नर्स या फिर कठिनाई वाले अधिगमकर्ता। तो फिर ये क्या होते हैं, देखो अभी हमने देखा स्पेशली एबल्ड। स्पेशली एबल्ड मतलब वो किसी काम को करने में असक्षम है या पूरी तरह सक्षम नहीं है। अब यहाँ पर है इम्पेयर्ड लर्नर्स, तो ऐसे बच्चे जिनके किसी स्ट्रक्चर या फिर ऑर्गन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, एज अ रिज़ल्ट ऑफ डिसीज़, इलनेस या फिर इंजरी। उनको कोई बीमारी है, ठीक है, या फिर कोई इंजरी हो गई, कहीं घाव लग गया जिससे उनका कोई बॉडी पार्ट सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसे कहेंगे इम्पेयर्ड लर्नर्स। ये अब हो सकता है फिज़िकल या फिर मेंटल, दोनों तरीके का हो सकता है। और हम जो स्कूली तौर पर देखते हैं बच्चों को, तो उसमें हम मेन दो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, एक होते हैं विजुअली इम्पेयर्ड और ये दूसरे होते हैं हियरिंग इम्पेयर्ड। तो विजुअल इम्पेयर्ड के लिए हमें क्या करना चाहिए, ब्रेल इंस्क्रिप्शंस का यूज़ करना चाहिए। और हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए हियरिंग एड्स भी आते हैं, वो कई स्कूल्स भी प्रोवाइड करते हैं या फिर यूजुअली सब अपने से खुद ही ले लेते हैं। और एज अ टीचर आपको क्या याद रखना है कि उन्हें हमें पिटी का एटीट्यूड शो नहीं करना है, ठीक है। और क्या करना है, एक्स्ट्रा टाइम देना है। ऐसे बच्चों को हमें एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत होती है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, सीटेट दिसंबर 18-19 में पूछे थे।
तो पहला क्वेश्चन है, रूही ऑलवेज थिंक्स ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम, मैनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशंस। रूही इज डिस्प्लेइंग अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट। रूही हमेशा क्या करती है, एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है, और वो समाधान क्या होते हैं, मौलिक होते हैं। तो ये कैसा थिंकर, ये कैसा विचारक सोचता है, तो क्या कन्वर्जेंट थिंकर ऐसा सोचता है? नहीं, कन्वर्जेंट थिंकर उसे कहते हैं जो जिसके पास बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता हो और वो उस चीज़ को मिला के एक चीज़ के बारे में कंक्लूड करे कि हाँ ऐसा हो सकता है, एक आंसर दे, उसे कहेंगे कन्वर्जेंट थिंकर। तो कन्वर्जेंट थिंकर अभिसारी चिंतक ऐसा नहीं करते। और रिजिड थिंकर ऐसा करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। ईगोसेंट्रिक भी नहीं करते हैं। आंसर क्या है इसका? सृजनात्मक विचारक, क्रिएटिव थिंकर्स क्या करते हैं, अगर आप प्रॉब्लम दोगे तो उसका कई सारा हल देंगे, ठीक है, उसी को कहते हैं क्रिएटिव थिंकर या फिर डाइवर्जेंट थिंकर। और ख़ास बात क्या होती है इनकी कि इनके पास ओरिजिनल आइडियाज़ होते हैं, ओरिजिनल सॉल्यूशंस होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन इन क्लासरूम रेस्ट्स ऑन। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है किस पर? यूज़ ऑफ कस्टमाइज्ड एंड स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड्स बाय टीचर। मतलब क्या कि अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों का उपयोग करना चाहिए क्या शिक्षकों को, या फिर एक्स्ट्रा टाइम की उनको ज़रूरत होती है, अतिरिक्त समय दिए जाने की ज़रूरत होती है क्या, या फिर अफेक्शनेट रहना है, प्रतिस्नेही करना है क्या हमें उन बच्चों के साथ, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है दूसरों को पढ़ाने की, बच्चों को पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है क्या? तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है इसका आंसर, क्योंकि क्लास में तो टीचर का ही काम होता है पढ़ाने का, किसी और का नहीं। और हमें उनके प्रति अफेक्शनेट रहना है, ठीक है, सही है, मगर ये इसका सही आंसर नहीं है। और एक्स्ट्रा टाइम की उनकी ज़रूरत नहीं होती है, टैलेंटेड और क्रिएटिव बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत नहीं होती है। तो आंसर हमें क्या मिला कि हमें क्या करने हैं, स्टिमुलेटिंग इंस्ट्रक्शनल मेथड्स यूज़ करने हैं, प्रेरक निर्देशन के तरीकों का उपयोग करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये है पिछले वीडियो के क्वेश्चंस, इसके आंसर्स आप देख लें। इन ए इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर डैश इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान्स। एक समावेशी कक्षा में टीचर को क्या करना चाहिए? अब क्लासरूम में कभी प्रिपेयर नहीं करना चाहिए, या कभी कभी प्रिपेयर करना चाहिए, या फिर हमेशा प्रिपेयर करना चाहिए सक्रिय रूप से, या फिर डिस्करेज करना है, हमें हतोत्साहित करना है क्या तैयारी को? तो अब क्लासरूम कैसी भी हो, या समावेशी हो या फिर कैसी भी हो, टीचर को हमेशा क्या करना है, प्रिपेयर करना है, सक्रिय रूप से तैयार होना है। तो ये इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट्स डज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 एडवोकेट। 2009 अधिकार अधिनियम में किसकी वकालत होती है? एकीकृत शिक्षा की, या समावेशी, या पृथक्करण, या फिर मुख्यधारा शिक्षण। तो सेग्रीगेशन, मेन स्ट्रीमिंग, ये सारी चीज़ें तो नहीं है। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि अधिकार अधिनियम जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो किसकी एडवोकेसी करता है? इंक्लूसिव एजुकेशन की, वो समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। तो आंसर इसका हो गया सेकंड। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।